नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 चांदी का जूता। क्या टॉपिक है ना, नाम सुनते ही कुछ हो रहा है। ये क्या है? चांदी का जूता। जूता वो भी चांदी का, है ना। अजीब सी बात। अब जानेंगे ये चांदी का जूता आखिर है क्या। इस व्यंग्यपरक कहानी में लेखक ने दहेज जैसी विकराल सामाजिक समस्या पर करारा व्यंग्य किया है। कन्या कितनी भी सुशिक्षित, सुयोग्य और सुंदर क्यों ना हो, माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ें हिला दी हैं। इस व्यंग्य परक कहानी, ये कहानी जो है वो व्यंग्य से भरी हुई है। इस कहानी के माध्यम से व्यंग्य किया गया है किसके ऊपर? दहेज जैसी विकराल विशाल सामाजिक समस्या के ऊपर। कन्या मतलब लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितनी कैपेबल क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसके माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ें हिला दी हैं। ये सामाजिक अभिशाप जो है, इसने भारतीय समाज की आदर्शों की नींव हिलाकर रख दी है, कि जड़ें हिलाकर रख दी हैं। जिसे आप स्वयं पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपी, ये कहा है कन्फ्यूशियस ने। संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बाँझें खिल गईं। वे एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। संयोग की बात मतलब कोइंसिडेंस, ये संयोग की बात थी कि जिस दिन लेखक जो है वो अपने वकील मित्र शिवराम के घर गए, तो उसी दिन उनके मित्र के बेटे की वर्षगांठ थी। वर्षगांठ मतलब जन्मदिन। उनके बेटे के जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। और जो इनवाइटेड गेस्ट थे, जो उस पार्टी में इनवाइटेड गेस्ट जो थे, उनमें से एक व्यक्ति वेंकटेश्वर राव को देखकर लेखक बहुत ज़्यादा खुश हुए। बाँछें खिलना मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना। वे एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। वेंकटेश्वर राव ने भी जब लेखक को पहचान लिया तो वे खुशी के मारे उछलकर लेखक से गले मिले और लेखक से हालचाल संबंधी प्रश्न पूछते चले गए। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह यह जानती हो कि मैं उसके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। दूसरे दिन उनके मित्र ने उन्हें नाश्ते पर अपने घर बुलाया। तो जैसे ही उनके घर वो गए, लेखक उनके घर पहुँचे, सर्वप्रथम होता है सबसे पहले उनकी फॉरेन से लाई हुई कीमती अल्सेशियन जाति की डॉगी जिसका नाम सोनी था, उसने स्वागत किया। जैसे कि वो जानती हो, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वह उसके मालिक के जानती हो कि लेखक जो हैं उसके मालिक के बेस्ट फ्रेंड हैं। बाथरूम से सर पहुंचते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ पहुंचा। पंखा चलाया, अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया। उसी समय वेंकटेश्वर राव जो है बाथरूम से सर पहुंचते हुए सीधे बैठक में आ गए। उन्होंने पंखा ऑन किया और लेखक के हाथ में अखबार पकड़ाकर खुद कपड़े पहनने के लिए बेडरूम में चले गए। बैठक इस प्रकार सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। वो ड्राइंग रूम इतने बढ़िया तरीके से सजाया गया था कि ऐसा लग रहा था मानो शूटिंग करने के लिए अभी अभी सेट लगाया गया हो। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा, साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। लेखक ये सब देखकर मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की टेस्ट को
उनकी पत्नी के इस रख रखाव की, इस सुंदरता की पहचान को जानकर या समझकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और मन ही मन उनकी प्रशंसा भी करने लगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी बीवी की भी तुलना उससे करने लगे। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी। उस ड्राइंग रूम में दीवारों पर लगाई गई पेंटिंग जो थी बहुत फेमस कलाकारों की लगी हुई थी, जो वहाँ पर शोभा प्रदान कर रही थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय वेंकटेश्वर राव कैसा लापरवाह रहा करता था। आज उसकी रुचि में ऐसा भारी परिवर्तन कैसे हुआ। वह सदा अपनी चीज़ें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था, उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत ही ना थी। अब लेखक ये सब देखकर सोचने लगा कि हॉस्टल में जब हम लोग साथ में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे, उस समय वेंकटेश्वर राव कितना लापरवाह हुआ करता था। आज उसकी रुचि में, आज उसके इंटरेस्ट में इतना भारी परिवर्तन देखकर थोड़ा अचंभा हो रहा है। मतलब उसे लग रहा था कि जो इतना अस्त व्यस्त रहा करता था, आज वो इतने बढ़िया तरीके से अपने घर को कैसे रखता है। वह सदा अपनी चीज़ें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था। वह हमेशा अपनी चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंके रखता था, उन्हें कभी भी तरीके से नहीं रखता था और ना ही उन्हें चीज़ों को सजाने की आदत थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन ना देख मैं भी हार मान चुका था। लेखक चिढ़कर लाखों बार उसे समझाते, लेकिन चिढ़कर जब उन्हें लगा कि ये नहीं मानने वाला, तो उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, तो लेखक भी अब हार मान चुके थे और कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। और कभी कभी तो मैं उसे ये भी कह देता कि अब तो तुम्हें तुम्हारी घरवाली ही सुधार पाएगी, तुम्हें तुम्हारी घरवाली ही बदल पाएगी। अचानक मुझे स्मरण हो आया कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन ना हुआ होगा। यह उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है। वाह, रमा तो सौंदर्य की आराधिका होगी। और अचानक ही उन्हें ये ध्यान में आ गया कि शायद वेंकटेश्वर राव अभी भी वैसा ही है, लेकिन ये सब जो सुंदरता, ये सब इतने बढ़िया तरीके से जो ड्राइंग रूम सजाया गया, ये सब तो उनकी पत्नी का ही कमाल होगा। और मन ही मन वो रमा के मन ही मन वो सोचने लगे कि रमा जो है वो खूबसूरती की आराधिका होगी, उसे सुंदर चीज़ें या बढ़िया चीज़ें अच्छी लगती होंगी। भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर आए, रमा एक सांस में कह गई। मैंने ब्लिट्ज को तिपाई पर रखते हुए दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। भाई साहब नमस्ते, इस तरह कहते हुए रमा जो है वो वहाँ पर आई और उसने कहती है कि भाई साहब नमस्ते, आज शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो इतने दिनों के बाद हमारे घर आए हैं। रमा एक सांस में ये सब कह गई। तो लेखक ने जो अखबार पढ़ रहे थे, ब्लिट्ज नाम की जो अखबार पढ़ रहे थे, उसे तिपाई पर रखा और अपनी नज़र ऊपर उठाई तो क्या देखते हैं कि सामने, उनके सामने जो है हंसमुख रमा खड़ी है। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया, लेखक ने भी उठकर उनके अभिवादन का उत्तर दिया। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतजार किया। और तभी रमा उनसे फिर पूछती है कि आप सुरेश जो कि रमा का बेटा था, तो उसकी शादी में आप क्यों नहीं आए? और हमने तो आपका काफ़ी इंतज़ार किया था। क्या सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला जो चला आता? निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब लेखक यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला, मुझे इनविटेशन कहाँ मिला जो मैं चला आता? निमंत्रण पत्र मिला होता तो मैं आता नहीं। तो एक तो निमंत्रण पत्र मुझे भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर ही दोष लगा रही, उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बच्चों ये मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पहली किस्त में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। अब रमा भी यहाँ पे थोड़ी सी हैरान होकर कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं? हमने तो पहले ही आपको कार्ड पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब ना मैं आता।
लेखक ने भी कहा, हाँ हाँ, हो सकता है कि आपने कार्ड दिया हो, आपने कार्ड पोस्ट किया हो, लेकिन अगर मुझे मिलता तो मैं आता नहीं। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। अब लेखक उन्हें अपनी बात का विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि सच कह रहा हूँ कि मेरे नाम का कोई इनविटेशन कार्ड तो आया नहीं, और अपनी तरफ से वो पूरी सफाई देने की कोशिश कर रहे थे कि वो सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता, तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। शायद रमा की बातों के आगे, रमा के तर्कों के आगे, रमा जो दलीलें वहाँ पे दे रही थी, लेखक हार बैठते कि तभी वेंकटेश्वर राव ने वहाँ पर एंट्री की और उनको बचा लिया। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाइयाँ सजा रही थी। रमा नाश्ते का प्रबंध करने के लिए अंदर चली गई और थोड़ी देर में अंदर से बुलावा आ गया नाश्ता करने के लिए। और रसोई घर में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या जो है तश्तरियों में प्लेट्स में मिठाइयाँ सजा रही थी। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय करवाया। यह सीमा, मेरी पुत्र वधू। जानते हो, इसने एमए प्रथम श्रेणी में किया है। विश्वविद्यालय भर में यह प्रथम आई। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्र वधू से कहा, बेटी, चाचा को जरा वह पदक तो दिखलाओ। वेंकटेश्वर राव ने लेखक से अपनी बहू का परिचय कराया कि यह मेरी पुत्र वधू, मेरी बहू जो है सीमा है, और तुम जानते हो कि इसने एमए जो है वो फर्स्ट क्लास में पास किया है। विश्वविद्यालय भर में ये प्रथम स्थान पर आई है और इसे गोल्ड मेडल भी मिला है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। फिर राव ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि बेटी, चाचा को जरा अपना वो मेडल तो दिखलाओ। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद ना था। वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद नहीं था, इसलिए वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। और रमा दौड़कर गई बैठक में और अलमारी से पदक लाकर लेखक के हाथ में दे दिया। भैया, हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। अपनी सीमा पर हमें गर्व है। यह तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है। कहती है मैं डीलिट भी करूँगी। अब रमा यहाँ पर अपनी बहू की तारीफ करते हुए बड़े ही शान से बताती है कि भैया, हमारी बिरादरी में तो किसी को आज तक गोल्ड मेडल नहीं मिला, और अपनी सीमा पर तो हमें बहुत अभिमान है। ये तो रात दिन पढ़ती ही रहती है, पीएचडी कर रही है अभी, और कहती है कि मैं डीलिट भी करूँगी।